हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो लिखेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 के प्रतिलेखन संख्या 27 और 28 का डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश के आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 100 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल ही में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय विकास परिषद की इस बैठक में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। परिषद की दिसंबर 2000 में बैठक हुई थी, जिसमें भावी योजना के दृष्टिकोण पत्र को स्वीकार किया गया था। इसी के साथ योजना के निर्माण की व्यापक प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। मुझे इस बात का हर्ष है, अब हम इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग एवं केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के प्रशासनों के बीच हुई बृहद विचार विमर्श के आधार पर हुआ है। अब यह योजना इस महत्वपूर्ण सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। हमारे चारों ओर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। बाजार की शक्तियों एवं उदार नीतियों से संचालित विकास के एक नए दर्शन का उदय हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में नियोजन की भूमिका और उसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, लेकिन उभरते विश्वव्यापी आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तनों का यह आशय नहीं है कि सरकार और योजना आयोग का दायित्व कम हो जाए, बल्कि यह परिवर्तन उसके दायित्वों को और आर्थिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में मैंने देश के लोगों के सामाजिक, मानवीय और आर्थिक विकास में नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया था। इसकी आधारभूत सामाजिक ढांचे का सृजन करने एवं मानवीय विकास के क्षेत्र में तो भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे अपने अनुभव तथा विश्व के कई अन्य देशों के अनुभव से यह पता चलता है कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में बाजार कार्यकुशलता को प्रश्रय देने का माध्यम हो सकता है। हम सभी को बाजार की इस भूमिका को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस देश की प्रगति और विकास को केवल बाजार के तंत्र के भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अपने लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम केवल बाजार पर ही निर्भर नहीं रह सकते। सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हम बाजार द्वारा उपलब्ध नहीं करा सकते। हमारी निर्धन ग्रामीण जनता को बाजार अकेला रोजगार और जीवन यापन के लिए
पर्याप्त मजदूरी की गारंटी नहीं दे सकता। विकास के एकमात्र माध्यम के रूप में बाजार की इन सीमाओं को स्वीकार करना होगा और यह भी आगे हम सभी को भलीभांति पता है। अतः इन सीमाओं से पार पाने के लिए हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा और यह रास्ता केवल राज्य द्वारा हस्तक्षेप का ही हो सकता है। अतः नियोजन की भूमिका कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में आते हैं व्यापक आर्थिक प्रबंध, आधारभूत सामाजिक ढांचे का निर्माण तथा निर्धन वर्ग के हितों की सुरक्षा, मानवीय विकास, बाजार का तंत्र, क्रय शक्ति से समर्थित मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में भी यह आवश्यकता और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर सकता। महोदय, नियोजन उन गरीबों और दलितों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो अधिकतर बाजार व्यवस्था के बाहर हैं और जिनके पास ऐसी परिसंपत्तियां भी नगण्य हैं कि जिनके बल पर आर्थिक गतिविधि के स्वाभाविक विकास का लाभ उठाया जा सके। पिछड़े, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के विकास एवं उनको आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा से जोड़ने का काम केवल बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए नियोजित प्रयास करने होंगे। पर्यावरण, वन एवं परिस्थिति की रक्षा और दुर्लभ खनिजों जैसे दुर्लभ संसाधनों, भूमि और जल के उपयोग के संदर्भ में बाजार अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सकता। इन क्षेत्रों में एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता और इसके लिए नियोजन आवश्यक है। ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई जैसे विकास की प्रक्रिया को स्थायी संबल देने वाले आधारित ढांचे को सशक्त बनाना एक ऐसा दूसरा क्षेत्र है जिसमें नियोजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी में अनुमानित वृद्धि से नियोजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता किसी प्रकार कम नहीं होती। अतः आज के उभरते परिप्रेक्ष्य में नियोजन और बाजार के तंत्र में इस प्रकार परस्पर संतुलन बिठाने की आवश्यकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हों। सार्वजनिक निवेश के लिए नियोजन भी कुछ निगमित नियोजन की तरह विशद होना चाहिए। शेष पद्धति के लिए यह सांकेतिक हो सकता है जिसमें मोटे तौर पर उन दिशाओं का उल्लेख हो कि जिनकी ओर अर्थव्यवस्था को अग्रसर होना चाहिए। इसके द्वारा समूची अर्थव्यवस्था के लिए मध्य अवधि के अनुमानों की उपयुक्त सूचना प्रणालियों, कमजोर एवं दृढ़ता वाले क्षेत्रों के संकेतों और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक नीतियों सहित भविष्य की परिकल्पना उपलब्ध होगी। इससे सरकार, किसानों, श्रमिक संगठनों एवं उद्योग जैसे विकास की प्रक्रिया में सामाजिक भागीदारों के बीच व्यवस्था में एक सीमा तक आम सहमति भी बन सकेगी। मेरे विचार से आज प्रश्न यह नहीं है कि हम बाजार व्यवस्था अथवा नियोजन में से किसको चुनें। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विकेंद्रीकृत ढांचे के जनसामान्य के धरातल से लेकर ऊपर तक किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के सामने आमजनों और संपन्न लोगों की खाई को पाटने का काम इस समय सर्वोपरि है। अतः असली चुनौती यह है कि
वे नीति निर्धारण में विशेषतया मानवीय और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण और अंतर क्षेत्रीय मामलों में समग्र दृष्टिकोण विकसित करने से समन्वयकारी भूमिका का निर्वाह करें। राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं को इस विषय पर गंभीरता और गहराई से ध्यान देना होगा। साक्षरता और परिवार कल्याण के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देकर मैं अपना आशय स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को हाल ही तक केवल सरकार का दायित्व माना जाता था। पहले केरल में और अब देश के और आर्थिक पिछड़े क्षेत्रों में संपूर्ण साक्षरता के लिए चलाए गए व्यापक क्षेत्र विशिष्ट तथा समयबद्ध अभियानों की सफलता ने हमारे अंदर निरक्षरता को वर्तमान योजना में समाप्त करने का विश्वास उत्पन्न किया है। स्टॉप।